गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बच्चों हम सर्कुलर मोशन के 5वें लेक्चर में आपसे डायनेमिक्स पोर्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब एक दो लेक्चर में, जितने लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, आपका सर्कुलर मोशन का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज हमको डिस्कस करना है बच्चों डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स के सारे पार्ट को डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी इसमें हम फोर्स की बातें करेंगे। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन की खास बात ये होती है बच्चों कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से भी चल रहा है तब भी वो एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि हमारा एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब कि हमेशा एक नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो। बात समझ में आ रही है? काइनेमेटिक्स में हम लोग ये पढ़े थे ना कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका मान लीजिए ये रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन है, तो एक एक्सेलरेशन बच्चों रेडियस के अलॉन्ग होगा, एक टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। इन केस अगर टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो है तब भी एक एक्सेलरेशन हमारा रेडियस के अलॉन्ग रहता ही है, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब एक्सेलरेशन है यानी सेंटर की तरफ एक क्या है, हमारे पास फोर्स है। ठीक है, उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी सर्कुलर मोशन में बच्चों एक नॉन जीरो फोर्स हमेशा रहता ही है। ठीक है ना, रिक्वायर्ड ही रहता है, जो पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ देता है। तो बिगनिंग में बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके अंदर स्पीड बढ़ेगी घटेगी जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ले लेंगे। तो समझने वाली ये बात है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा कर रहा है बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एक रिजल्टेंट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ बची रहेगी, जो इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है, और हमें मालूम है कि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। यानी जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, वो कितना लग रहा होगा बच्चों? तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, m इंटू v²/r। ठीक है, ये नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स है जो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा ही रहेगा अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है फिर भी, ठीक है ना। अगर स्पीड वेरी कर रही है तो साथ में एक टेंजेंशियल फोर्स भी हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स किसी डायरेक्शन में एक लगेगा, वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन के ऊपर। ये आपको याद रखना है। हाँ, अगर ओमेगा के टर्म में दिया है तो m⍵² हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों? इस फोर्स को हम लोग नाम दिए हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक रिक्वायर्ड फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फोर्स टुवर्ड सेंटर टू मूव बॉडी इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स सेंटर की तरफ बच रहा होगा जो हमको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल दे रहा होगा। ठीक है, तो आइए एक आध दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इक्वेशन लिखना ही है। इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम में दिक्कत होगी। ठीक है, आइए एक आध दो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों बीच में हमारा कोई एक अर्थ और सन का रोटेशन ले रहे हैं, तो हमारा अर्थ परिक्रमा करती है, रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी r ले लेते हैं। तो अगर ये सर्कुलर पाथ ले रही है, यानी कोई ना कोई एक फोर्स अंदर की तरफ बच रहा होगा। वो फोर्स कौन सा होगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है ना, आप लोग 9th में पढ़े हो इसको। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बच्चों कितना होता है? G(m1m2/r²). ठीक है, तो इधर की तरफ यही नेट रिजल्टेंट फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, जो सेंटर की तरफ यही एक फोर्स एक्ट कर रहा है। यानी ये फोर्स हमको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल।
ठीक है ना, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों कोई पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, वो ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, अब मुझे इन तीनों पोजीशन पे, ये सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है। ठीक है ना, ऑसिलेट कर रही है, पूरी मूव नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो सर्कुलर मोशन का ही पार्ट। तो मुझे अगर यहाँ पर इक्वेशन लिखना हो, यहाँ पर इक्वेशन लिखना हो, यहाँ पर इक्वेशन लिखना हो, तो क्या ध्यान देना होगा कि सेंटर की तरफ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है। इस पोजीशन पे देखो बच्चों, इस पार्टिकल पे एक mg लग रहा होगा, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा। ठीक है ना, और अगर ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है तो जाहिर सी बात है टेंशन mg से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो नेट फोर्स हुआ जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, वो हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको इस पॉइंट पे लिखना हो तो mg इधर लग रहा है, इसको मान लेते हैं एंगल थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा हो गया ना, mg का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, क्या हो जाएगा ये mg cos थीटा, और यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन। देखिए अब सेंटर के अलॉन्ग हो गया ये। तो अगर इस पॉइंट पे मुझे इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिख लूँगा मैं, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। सिमिलरली आपको अगर यहाँ पर भी लिखना हो तो mg इधर हो गया, ये भी एंगल थीटा है तो इधर ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर टेंशन, यानी यही इक्वेशन फिर आ जाएगी। तो इक्वेशन लिखना बहुत टफ नहीं है। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और आप समझ सकते हो कि mg का एक कंपोनेंट इधर भी बचा है, mg साइन थीटा। इस फोर्स को कोई फोर्स बैलेंस करने वाला नहीं है, इसीलिए ये पार्टिकल फिर इधर की तरफ आना चालू कर देता है। क्लियर है? तो ऐसे आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे तो फिर सारे प्रॉब्लम सिंपल से हो जाएंगे, इसी में फिर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे। आइए एक आध दो एग्जाम्पल लेके इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल बच्चों हम लोग ले लेते हैं कोनिकल पेंडुलम का। ठीक है ना, या फिर हाँ कोनिकल पेंडुलम ले लें, या फिर कोई सिंपल सा और कोई सिंपल सा। हाँ चलिए देख लीजिए बच्चों, ये एक रस्सी है, ठीक है ना, और इससे एक बॉल अटैच। इस रस्सी को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, किस प्लेन में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, किस प्लेन में बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताइए। तो इस पे देखो बच्चों mg लग रहा होगा, ये पॉइंट फिक्स है आपका, और इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन, और तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। यानी सेंट्रीपिटल कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन वाला, mv स्क्वायर बाई r होगा। क्लियर है? उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चों, मान लेते हैं हमारा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल है। और ये हेमिस्फेरिकल बाउल ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। और क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, इसका मास m है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओमेगा की रफ्तार मैक्सिमम कितनी होगी कि ये बॉल अपने पोजीशन से स्लिप ना करे। ठीक है ना, जहाँ है वहीं पर है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्लियर है बात? फाइंड ओमेगा मैक्सिमम सो डेट दिस ब्लॉक रिमेन इन इक्विलिब्रियम।
तो पहले तो सोचने वाली बात है, ये बॉल जब ओमेगा से घूम रहा होगा तो इसका पाथ कैसा होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये ऐसे है, छोटा सा पोर्शन में बना लिया हूँ। तो एक नॉर्मल लग रहा होगा बच्चों परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक इसका mg लग रहा होगा, ठीक है। अब हमको इसका मालूम है कि इसका जिस ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो किस प्लेन में है, हॉरिजेंटल प्लेन में। मतलब हॉरिजेंटल प्लेन में जो सर्कुलर पाथ हो रहा है उसके सेंटर की तरफ एक कोई अनबैलेंस फोर्स होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले ये पता कर लेना है कि वो किस प्लेन में मूव कर रहा है, अदरवाइज आप रिजॉल्व गलत कर दोगे, ठीक है। तो देखो इधर नॉर्मल है और इधर mg था, यानी नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर क्या हो गया, n साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर क्या हो गया, n कॉस थीटा। n कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, mg को, और इस फोर्स को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। तो ये फोर्स देखो किधर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, यानी यही फोर्स हमें क्या देगा, सेंट्रीपिटल देगा। n साइन थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, और n कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg। क्लियर। डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ गया, tan थीटा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर r बाई जी। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया बच्चों, ओमेगा बराबर हो गया अंडर रूट जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था तो ऊपर वाला फोर्स नीचे को बैलेंस करेगा, और ये तो हमको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि हमको रेडियस ये गिवन है, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस नहीं मालूम है तो हमने r लिखा है खुद से, तो उस r को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, ऐसे बना हुआ है, ये हमारा कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर का, स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन बाई कॉस, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता, आंसर क्या आ जाता, अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा। ये हमारी वो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होती जिसमें पार्टिकल किस में होता, इक्विलिब्रियम में होता। इसी से बेस्ड एक बहुत खूबसूरत सा सवाल आपको एस सी वर्मा में दिया हुआ है, लेकिन उसमें ओमेगा मैक्सिमम नहीं पूछा हुआ है, मैक्सिमम रेंज पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। हाँ, आप उसकी फील यहाँ पे ले सकते हो कि ये वो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी है जिसमें पार्टिकल किस में, इक्विलिब्रियम में। क्या होता अगर ओमेगा इससे ज़्यादा हो जाता, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो पार्टिकल क्या होता, ऊपर की तरफ चढ़ने लगता, उसका सर्कुलर पाथ ये हो जाता, ठीक है ना। ये सब आप प्रैक्टिकल भी किए होगे। अगर जो गांव में बच्चे गोली खेलते हैं ना, ऐसे उसको किसी कटोरी में रख के ऐसे ऐसे घुमाओ और स्पीड बढ़ाओगे तो ऊपर चढ़ने लगेगा, ठीक है ना। धीरे करोगे तो क्या होगा, नीचे आने लगेगा। तो अगर ओमेगा इससे कम हुआ तो नीचे की तरफ पार्टिकल आने लगेगा, ज़्यादा हुआ तो ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो फिर उसमें रेंज पूछा है, ठीक है ना। तो उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फोर्स को कैसे लिखा जाए ये समझ रहे हैं। चलिए, और एक टॉपिक देखो बच्चों, डेथ वेल के बारे में तो आप नाम सुने ही होंगे, ठीक है ना। अक्सर मेलों में आता है मौत का कुआं, जिसमें बाइक वाले गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, उस मौत के कुएं में। तो उसमें हमको बताना है कि बेसिकली वो सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेंट्रीपिटल के लिए। तो हम एक मौत का कुआं बना लेते हैं भाई, ये हो गया मौत का कुआं। अब नाम एक्चुअली में मौत का कुआं है तो वेल बना दिए, वेल ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली में वो थोड़ा सा फ्रस्टम जैसा होता है, ठीक है ना। वो उनका मौत का कुआं ऐसा होता है, बात समझ में आ रही है।
लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कि वो मोटर बाइक वाला मोटर बाइक चला रहा है अपना, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसका मतलब सर्कल ये है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ये सिलेंडर है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से बताओ, एक तो नॉर्मल इधर लग रहा होगा, ठीक है, इसका mg इधर लग रहा होगा, जाहिर सी बात है इस mg वो बैलेंस कोई कर रहा होगा, यानी फ्रिक्शन भी ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, क्लियर। अब ये अपने इसी पाथ पे चल रहा है, मतलब फ्रिक्शन mg वो क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो नॉर्मल जो है वो तो किस पर्पज में काम आ गया बच्चों, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब mv²/r, ठीक है। और जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है, mg के बराबर, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से तो नीचे जा नहीं रही, इसी पाथ पे घूम रही। अब क्वेश्चन बच्चों इसमें अगर ये पूछ दे कि इसकी रफ्तार कितनी हो मैक्सिमम कि ये आराम से घूम सके, ठीक है ना, स्लाइड वगैरह ना करे। अब धीरे धीरे फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें मालूम है कि जो फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना लग सकता है, लिमिटिंग से कम लगेगा जो भी लगेगा, अदरवाइज स्लाइड हो जाएगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। और फ्रिक्शन हमारा लग कितना रहा है, mg, ठीक है। मैक्सिमम कितना लग सकता है, μ×n, और μn कितना है बच्चों हमारा, μn कितना है, mv²/r, m से m कट गया, तो v क्या हो गया बच्चों, v क्या हो गया, √μrg, ठीक है। ऐसा ही कंडीशन आप पढ़ेंगे जब आप बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह पढ़ेंगे या फिर सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड पढ़ेंगे, तब वहाँ पर भी इसका डिस्कशन होगा। चलिए, तो अब तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन करना, क्वेश्चन का डायनेमिक का इक्वेशन लिखना आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों एक ये हमारा सर्कुलर डिस्क है, क्या है, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, जो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी ओमेगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे 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 बहुत तेजी से घूम रहा है। इस सर्कुलर डिस्क पे एक ग्रूव बना हुआ है, ठीक है ना, खड्डा जैसा, इस तरीके का, ठीक है। इसके अंदर एक पार्टिकल रख दिया गया है, ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे बताना है, वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना। ओमेगा की जगह ओमेगा है, ठीक है, मैं v लिख देता हूँ, ओमेगा भी आप लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख सकते हो। चलिए ओमेगा ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ओमेगा और v में रिलेशन तो आपको मालूम ही है। हाँ, ये गिवन है कि ओमेगा हमारा कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट। तब इसको लिखना है कि जब ये पार्टिकल इस एंड पर पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, और हमें दिया हुआ है कि इसकी लंबाई बच्चों l है, ठीक है, लंबाई क्या है, l, और इस पार्टिकल को जिस पोजीशन पर रखा गया है वो पोजीशन क्या है बच्चों, a है, ठीक है। तो वेलोसिटी पता करना, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है ना। ये ग्रुप था, इसमें किसी पार्टिकल को फंसाया गया था और हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जाहिर सी बात है इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ और mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब मैं डिस्क के फ्रेम में ही बैठ के अगर बात करूं, ठीक है ना, कहाँ से बात कर रहा हूँ, डिस्क के फ्रेम में, मैं इनर्शियल फ्रेम से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किस फ्रेम में बात कर रहा हूँ, डिस्क के फ्रेम में। तो स्यूडो फोर्स लगेगा, और स्यूडो फोर्स आप जानते हैं कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ, यानी यहाँ पर जो एक स्यूडो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। इस स्यूडो को एक नया नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। क्या नाम दिया गया बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये है क्या, स्यूडो फोर्स ही कहलाता है, ठीक है ना।
बस सर्कुलर मोशन के टर्म में बात कर रहे हैं तो इसको एक नाम दे दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था उसके अपोजिट जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा है वो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। मान लेते हैं ये दूरी कुछ है एक्स, ठीक है, क्या लग रहा है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है जब ये एल लेंथ पे पहुंच जाए तो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिख लेंगे बच्चों। एक्सेलरेशन हमें मालूम है, ठीक है ना। किसी पोजीशन एक्स पे मान लेते हैं पार्टिकल ये एक्स दूरी पे है, तो उस समय एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, केवल बाहर की तरफ। किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर, एक्स दूरी पे लिए हैं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी वी बाई डी टी, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से काम हमारा बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये टाइम के फंक्शन में है, ये एक्स के फंक्शन में है, तो हमको इसको एक्स के फंक्शन में लिखना आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये टर्म क्या हो गया, v, यानी v डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब सवाल में कुछ नहीं है, कैलकुलस बचा हुआ है, v डी वी बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट इस हिसाब से लिखना है कि आपको मालूम हो कि वहाँ पर वेलोसिटी क्या है, एक अननोन होना चाहिए और एक तो मालूम होना चाहिए वो पोजीशन जहाँ पे आप वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों एट एक्स इक्वल टू ए पे जिस समय पार्टिकल को रखा गया उस समय उसकी कोई रफ्तार नहीं थी, यानी वेलोसिटी 0 था, ठीक है। जब पार्टिकल एल दूरी चल गया उस समय वेलोसिटी मान लेते हैं v, ठीक है। तो v डी वी का इंटीग्रेशन बच्चों v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 ए टू एल। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। इसमें अपर लिमिट रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2। इन दो को कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो v कितना आ गया बच्चों, v बराबर आ गया ओमेगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया सवाल ये। तो ये एक आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जिसमें काइनेमेटिक्स में भी थी और साथ ही साथ डायनामिक भी था। चलिए इसमें एक और नया कंसेप्ट आप सीखें कि सर्कुलर मोशन में स्यूडो फोर्स को ही कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। ये एक हमारा सर्कुलर सा रिंग जैसा है, ठीक है। इसमें एक पार्टिकल को रखा गया, ठीक है, यहाँ पर रखा गया मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे दिया है म्यू, इसका मास दिया है m। क्लियर है। अब इस पूरे के पूरे जो भी ये रिंग है, ठीक है, इसको a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि म्यू कितना हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो, ये पार्टिकल किस में हो, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। बात समझ में आई। चलो तब कैसे करेंगे,
इस सवाल को? बताइए, सोचिए कैसे करेंगे इस सवाल को। फ्री बॉडी, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ। फ्री बॉडी आप इसका बनाना, ठीक है। एक नॉर्मल इधर दिखाना, एक mg इधर दिखाना, स्यूडो फोर्स इधर दिखाना, ठीक है। ये पार्टिकल ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की तरफ। अब आप रिजॉल्व करके म्यू की वैल्यू निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। चलो और क्या, और छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये एक रस्सी है, इस रस्सी के साथ एक ब्लॉक अटैच है, इस ब्लॉक के साथ एक रस्सी अटैच है, फिर एक ब्लॉक अटैच है, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? ये दूरी आपको सब गिवन है, ये 2 मीटर है, ठीक है। ये आपका 1 मीटर है, इसका मास 1 kg है, इसका मास 2 kg है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। क्या पूछ रहा है? टेंशन इन स्ट्रिंग। और ये हमको ओमेगा गिवन है 4 रेडियन पर सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। किस प्लेन में घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सबका एफबीडी आप बना लो। 2 kg वाले का एफबीडी बनाओगे, ध्यान से देखो, 2 kg वाले पे टेंशन किधर लग रहा है बच्चों? इधर की तरफ, ठीक है। और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है बस ये। यानी ये टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r। इसके लिए r क्या होगा बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, ठीक है ना। और जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है वो हमारा r हो गया, ठीक है ना। इस पार्टिकल के लिए सेंटर ये हो गया ना, इस पार्टिकल के लिए सेंटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो टेंशन T बराबर क्या आ गया? m रख देते हैं, ये r लिख लेते हैं। m कितना बच्चों? 2 kg। ओमेगा की वैल्यू 16 और r कितना है बच्चों? 1 + 2 दैट इज़ 3, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 32 × 3 दैट इज़ 96 न्यूटन हमारा टेंशन आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका फ्री बॉडी बना लेते हैं। ये हो गया 1 kg का, इधर लगा टेंशन T1, इधर लगा टेंशन T, ठीक है। सेंटर इसका किधर है बच्चों? इधर की तरफ। यानी जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो T1 - T बराबर क्या लिखना चाहिए? m ओमेगा स्क्वायर r डैश लिख लेते हैं। T1 ज़्यादा क्यों है बच्चों? क्योंकि नेट फोर्स आपका सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी ये इधर जो टेंशन लग रहा है हमारा वो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, अदरवाइज फोर्स उधर की तरफ लगता है, ठीक है। T1 तो चलिए ठीक है, T हम कैलकुलेट कर लिए 96 है। m कितना है बच्चों? 1। ओमेगा कितना है? 16। r डैश कितना है बच्चों? 2 + 96 कितना हो गया बच्चों? ये 32 + 96 128 न्यूटन, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, कोई अगर इसमें कमी दिख रही हो तो। चलो अब देखो बच्चों, अब हम जा रहे हैं पढ़ने जिसमें वैसे क्वेश्चन इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। बेसिकली हम सर्कुलर टर्निंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। जब आप गाड़ी घुमाते हो, ठीक है ना, जहाँ पे भी कहीं मोड़ हो वहाँ पे गाड़ी घुमाते हो ना, तो किस रफ्तार से घुमाना चाहिए, कितनी रफ्तार किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने पे गाड़ी स्लिप कर जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, सर्कुलर मोशन धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होगा, टेंशन की कोई बात है नहीं, ठीक है ना। टॉपिक क्या है बच्चों? सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, ठीक है। आराम से सीखेंगे। देखिए, कोई बाइक है या फिर कोई व्हीकल है, ठीक है। ये हमारा क्या बच्चों? रोड है, ठीक है। यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है, पहिया ऐसे लगा हुआ,
वेलोसिटी इधर की तरफ है, ऐसे घूम रही है। तो क्वेश्चन इसमें बताना है कि v मैक्सिमम कितना हो सकता है जिस पे ये गाड़ी आराम से क्या कर जाए, घूम जाए। तो पहले तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि नॉर्मल इस पर किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, और mg किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो इसको प्रोवाइड सेंट्रीपिटल कौन कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कौन कर रहा होगा। तो एक ही फोर्स बचा है जो कि प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में भी कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गाड़ी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है कि गाड़ी को ये इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ जो स्किड करने वाली है उसको अपोज करे, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी की टेंडेंसी हो मूव करने की, तो बाहर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन किधर लगता है, सेंटर की तरफ, यानी इधर तो एक चीज पता चल गई कि फ्रिक्शन लग रहा है। तो नॉर्मल किसके बराबर लग रहा है बच्चों, mg के बराबर। फ्रिक्शन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है वो कब तक प्रोवाइड कर सकता है, अपने लिमिटिंग वैल्यू तक। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और हमें जो फ्रिक्शनल फोर्स मिला वो कितना मिला, mv²/r। ये म्यू एन से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। म्यू कितना है बच्चों, म्यू तो म्यू है, एन कितना है, mg है, m से m कट गया तो v क्या हो गया बच्चों, <√ μ/r, ठीक है। मतलब इतनी वेलोसिटी से अगर कोई गाड़ी सर्कुलर टर्निंग पे घूम रही है तब तो ठीक है, इतनी होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। अगर v ग्रेटर देन क्या हो गया, √μ/r, तब तो गाड़ी क्या करेगी बच्चों, स्किड करेगी। क्लियर है। लेकिन ये कंडीशन बच्चों प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल किस लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर वाकई में सर्कुलर टर्निंग देखे हो जहाँ पर गाड़ी मूव करती है चौराहे पे चाहे जहाँ भी, वो एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होता है, ठीक है ना। वहाँ पे थोड़ा सा रोड उठा हुआ रहता है, ठीक है। एकदम ऐसे आपके प्लेट की तरह नहीं होता है, डिस्क की तरह नहीं होती है कि एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस बराबर हो, ठीक है। या फिर आप इसमें डेटा रख के भी देख सकते हो। मान लेते हैं कि रेडियस हम कितना ले लें, कहीं पे सर्कुलर टर्निंग पे 100 ले लेते हैं, 100 रेडियस बहुत है। 100 मीटर का वो हमारा रोड का सेंटर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जी कितना हो गया बच्चों, 10। म्यू कितना हो गया, 0.3 0.4 ऐसे होगा। तो 100 × 10, 1000 × 0.4 मतलब 400। 400 का अंडर रूट बच्चों 20, यानी कि आप टर्निंग पे 20 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा के रफ्तार में गाड़ी को नहीं घुमा सकते हैं। तो ऐसा पाया थोड़ी नहीं जाता है मोड़ पे, क्या आप केवल 20 मीटर पर सेकेंड से ही केवल गाड़ी घुमाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है कि मोड़ पे थोड़ा सा ये रोड ऊपर से चढ़ा हुआ रहता है, हल्का सा उठा रहता है, ठीक है। हल्का सा उठा रहता है तो वो उसके उठने से क्या हो जाएगा भाई, उसके उठने से क्या हो जाएगा, तो देखते हैं क्या हो जा रहा है। उस टॉपिक को बेसिकली हम लोग कहते हैं बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड। क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन अगर नहीं रहता तो, और दूसरा पार्ट होगा बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, ठीक है ना। हमें तो बस इससे मतलब है कि अगर कोई गाड़ी घूम रही है तो कोई एक ऐसा फोर्स हो जो सेंटर की तरफ हमको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि वो फ्रिक्शन ही हो, ठीक है। फ्रिक्शन की जगह कोई और भी अगर है तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो देखो, जब रोड को हम बैंक कर देते हैं, ठीक है ना, हल्का सा उठा देते हैं, मान लीजिए ये थीटा एंगल पे उठा हुआ है और अब गाड़ी इस पे चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, तो नॉर्मल इधर लगेगा, mg इधर लगेगा।
ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। क्लियर है। अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा है और एक कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा है। इधर वाला कंपोनेंट क्या है बच्चों, एन कॉस थीटा, और इधर वाला एन साइन थीटा। तो दिख रहा है ना, एन साइन थीटा हमारा सेंटर की तरफ लग रहा है। ये इसका सेंटर कौन सा है, ये है ऐसे, यानी हमको सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन साइन थीटा। तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं। तो एन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई आर। एन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर जी। यानी अगर क्वेश्चन पूछा कि हमको ये कितना रोड बैंक्ड है वो निकालना है एंगल, तो यहाँ से निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन पूछे कितनी वेलोसिटी होगी, तो क्या हो जाएगा, v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से आप गाड़ी को आराम से टर्न कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं है तब भी। तो एक फ़ायदा ये हुआ रोड को बैंक करने का कि विदाउट फ्रिक्शन भी हम गाड़ी को घुमा सकते हैं। हालांकि ये भी एकदम प्रैक्टिकल डेटा नहीं है, ये v इक्वल टू में आर जी टेन थीटा आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इससे पहला वाला पार्ट जो था वो थोड़ा ठीक भी था कि उसमें एक रेंज प्रोवाइडेड था कि 20 मीटर पर सेकंड से नीचे कोई भी रफ्तार पे घूम सकते हो, ये तो एग्जैक्ट आ गया। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि हमको ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन अगर नहीं भी है तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट है जो हमको गाड़ी को घुमाने में मदद कर सकता है। और अगर साथ में इसके फ्रिक्शन आ जाता तब तो वेल एंड गुड। उसमें बेचारा इसके पहले वाले टॉपिक में फ्रिक्शन अकेले मेहनत कर रहा था, तो अकेले कितना मेहनत कर सकता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू तक। अब मान लीजिए इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों मिलके संभाल लेंगे गाड़ी को आराम से टर्न होने में, और बेसिकली रेंज भी बढ़ जाएगी। रेंज बढ़ जाएगी कि गाड़ी उस रफ्तार से ज़्यादा पे स्किड ना करे। कहने का मतलब ये है कि इस पे तो ठीक है, सेफ टर्निंग है, इससे रफ्तार कम हो गई तब क्या होगा, या फिर इससे ज़्यादा हो गई तब क्या होगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन आ जाएगा, कहेगा कि मैं हूँ अभी, टेंशन मत लो, तुम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो। वो अच्छा खासा स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, जाने अनजाने में हम लोग फिजिक्स ही यूज़ करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सर्कुलर टर्निंग पे आराम से गाड़ी घुमा लेते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए, कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।